हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के कुछ और 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक चल रहा है। पार्ट 1 पहले ही चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये हमारा पार्ट 2 है। तो अगर आप वीडियो चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चंस में तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का निर्माण मुख्य रूप से किन प्रक्रियाओं से होता है? पृथ्वी की सतह का निर्माण मुख्य रूप से किन प्रक्रियाओं से होता है? एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनिक, एटमॉस्फेरिक और हाइड्रोलिक, बायोटिक और आइबायोटिक, क्लाइमेटिक और एडेफिक। तो इसका आंसर है, पृथ्वी की सतह का निर्माण मुख्य रूप से किन प्रक्रियाओं से होता है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्रियाओं से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, यह आप नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स होते क्या हैं? देखिए, पृथ्वी की आकृतियों के विकास में दो मुख्य प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं? एक है एंडोजेनेटिक, जिसको बोलते हैं अंतर्जात बल, और एक होता है एक्सोजेनेटिक, जिसको बोलते हैं बहिर्जात बल। तो आप ये दोनों पॉइंट नोट कर लें। अंतर्जात बल क्या होता है? आंतरिक शक्तियाँ जैसे ज्वालामुखी पृथ्वी के जो अंदर घटित होती हैं, जो अंदर से घटित होकर ऊपर आती हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गई, भूकंप हो गया, ये सब क्या है? एंडोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक बहिर्जात बल क्या होता है? बाहरी शक्तियाँ जैसे जल हो गया, वायु हो गया, हिमनद हो गया, ये सब क्या है? बहिर्जात बल, जो पृथ्वी के बाहर घटित होती हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं क्या करती हैं? पृथ्वी की आकृतियों के विकास में प्रमुख प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। दोनों मिलकर पृथ्वी की सतह का रूप निर्धारण करती हैं। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेंक की मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। पेंक ने मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी। इसका मुख्य आधार क्या है? इसका मुख्य आधार क्या है आपको ये बताना है। विकासात्मक अवस्था, ढाल का विकास यानी स्लोप डेवलपमेंट, ऑप्शन सी जल निकासी का विकास, ड्रेनेज एवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, या अपक्षय की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर है स्लोप डेवलपमेंट यानी ढाल का विकास। ये आप नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, वॉल्टर पेंक ने भू आकृति विकास को स्लोप डेवलपमेंट से जोड़ा है। वॉल्टर पेंक जो थे वो भू आकृति विकास को किससे जोड़ते हैं? स्लोप डेवलपमेंट से जोड़ते हैं। यानी उन्होंने क्या किया था? स्लोप डेवलपमेंट के बारे में बताया था, अवधारणा दी थी। उन्होंने अपलिफ्ट और डेन्यूडेशन, यानी उन्होंने ये कहा कि अपलिफ्ट और डेन्यूडेशन जो होते हैं ये एक साथ होने की अवधारणा दी थी। यानी ये दोनों क्या होते हैं? ये क्रियाएं अपलिफ्ट और डेन्यूडेशन एक साथ होते हैं। ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेडिमेंट किस भू आकृति से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। पेडिमेंट किस भू आकृति से संबंधित है? हिमानी से, मरुस्थल से, नदी से, काष्ठ से। तो पेडिमेंट किससे संबंधित है? मरुस्थल यानी डेजर्ट से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, पेडिमेंट एक हल्की ढाल वाली समतल सतह होती है। पेडिमेंट जो होती है वो हल्की ढाल वाली समतल सतह होती है, जो शुष्क क्षेत्रों में पहाड़ों के पाद भाग में बनती है। पाद यानी क्या होता है? निचले भागों में। ठीक, यह विंड इरोजन और शीट वॉश से बनती है। किससे बनती है? विंड इरोजन और शीट वॉश से बनती है। ये आप नोट कर लेना, यह पूछा गया ये एग्जाम में, तो आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, काष्ठ स्थल रूप मुख्यतः किस चट्टान से निर्मित होते हैं? काष्ठ स्थल रूप किस चट्टान से निर्मित होते हैं? ग्रेनाइट से, बलुआ पत्थर से, बेसाल्ट से, चूना पत्थर से। तो काष्ठ स्थल रूप किससे निर्मित होते हैं? किस चट्टान से? चूना पत्थर से निर्मित होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, ये नोट कर लेना आप। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। काष्ठ स्थल रूप जैसे सिंक होल, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, ये सब क्या है?
चूना पत्थर से निर्मित होते हैं। काष्ठ स्थलाकृति है ये। इसमें क्या होता है, चूना पत्थर में रासायनिक अक्षय से बनते हैं। ये किससे बनते हैं, जब चूना पत्थर में केमिकल वेदरिंग यानी रासायनिक अपक्षय होता है, उससे क्या बनते हैं, काष्ठ स्थलाकृति बनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रमलिन किस प्रक्रिया का परिणाम है। ड्रमलिन किस प्रक्रिया का परिणाम है, ये आपको बताना है। वाताज का, एओलियन, नदी यानी फ्लूवियल, हिमानी यानी ग्लेशियल, तटीय यानी कोस्टल। किसका है, ड्रमलिन जो है ये हिमानी का है। किसका है, हिमानी। ये आप नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, कैसे बनते हैं ये और कैसे होती हैं। ड्रमलिन एक छोटी अंडाकार पहाड़ी होती है। ड्रमलिन क्या होती है, एक छोटी अंडाकार पहाड़ी होती है जो ग्लेशियल डिपोजन यानी हिमनदी के जब जमाव होता है हिमनदी का, उससे क्या होती बनती है। यह ग्लेशियर की गति की दिशा में बनी वो सुव्यवस्थित पहाड़ी होती है। एक पहाड़ टाइप बनती है, ऐसे टाइप बनती है, ऐसे करके ऐसे बनती है, ठीक है, इससे और ऐसे करके बनती है, ठीक, ऐसे करके बनती है हिमानी से। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिएंडर का निर्माण किस क्रिया से होता है। मिएंडर किस क्रिया से बनते हैं, निक्षेपण और अपर्दन से, केवल अपर्दन से, केवल निक्षेपण से, विवर्तनिक उत्थान से यानी टेक्टोनिक अपलिफ्ट से। तो मिएंडर किससे बनते हैं, निक्षेपण और अपर्दन दोनों से बनते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। नदी के प्रवाह में एक ओर कटाव यानी इरोजन होता है और दूसरी ओर डिपोजिशन होता है। यानी जब नदी का प्रवाह होता है तो एक तरफ क्या होने लगता है, इरोजन होता है, और एक तरफ क्या, नदी जो अपने साथ मलबा बहा के लेके आती है वो एक तरफ क्या करती है, डिपोजिट कर देती है यानी निक्षेपित कर देती है। इससे क्या होता है, घुमावदार आकृति बनती है। इससे क्या बनती है, एक घुमावदार आकृति बनती है, ऐसे करके एक घुमावदार आकृति बनती है, जिसे क्या बोलते हैं, मिएंडर बोलते हैं। ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसेलबर्ग शब्द का अर्थ है। इंसेलबर्ग शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। बर्फी पहाड़ी है, द्वीप पर्वत है, नदी की छत है, या नदी चट्टान है, सॉरी तटीय चट्टान। क्या है, ऑप्शन डी तटीय चट्टान है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है आइलैंड माउंटेन। क्या है, आइलैंड माउंटेन यानी द्वीप पर्वत। इंसेलबर्ग का क्या अर्थ है, द्वीप पर्वत। ये आप नोट कर लेना, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए इंसेलबर्ग जर्मन शब्द है। इंसेलबर्ग एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या है, द्वीप पर्वत यानी आइलैंड माउंटेन होता है। यह शुष्क प्रदेश में एकाकी खड़ी चट्टानी पहाड़ी होती है। यानी खड़ी चट्टानी क्या होती है, पहाड़ी होती है एक तरह से। ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेटराइट मृदा किस प्रकार की जलवायु में बनती है। लेटराइट मृदा किस प्रकार की जलवायु में बनती है, शुष्क, उष्णाद्र, शीत मरुस्थलीय, समशीतोष्ण। तो लेटराइट मृदा किस प्रकार की जलवायु में बनती है, उष्ण आर्द्र जलवायु में बनती है। ऑप्शन बी, ये नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चलिए देखिए, लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। लेटराइट मृदा किस में बनती है, उच्च तापमान होता है और अधिक वर्षा जहाँ होती है उन क्षेत्रों में बनती है। लोहा और एल्युमिनियम ऑक्साइड के निक्षेपण से यह लाल रंग की होती है, और लोहा और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, और ये लाल रंग से बनती है। निक्षेपण से यह लाल रंग की बनती है, यानी इन दोनों के मिश्रण से क्या बनती है, एक लाल रंग उत्पन्न होता है, जिससे ये लेटराइट मिट्टी बनती है। लेटराइट यानी ईंट का जो कलर होता है उस हिसाब से वो लेटराइट मृदा होती है, ईंट के कलर की। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लटकती घाटी यानी हैंगिंग वैली का निर्माण किससे जुड़ा है। लटकती घाटी यानी हैंगिंग वैली का निर्माण किससे जुड़ा है, नदी अपर्दन से, हिमानी अपर्दन से, वायु अपर्दन से, समुद्री अपर्दन से। तो लटकती घाटी किससे बनती है, हिमानी अपर्दन से बनती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कैसे बनती है ये।
जब एक छोटी हिमनदी मुख्य हिमनदी से जुड़ती है, यानी एक छोटी हिमनदी मुख्य हिमनदी से जुड़ती है तो मुख्य घाटी गहरी हो जाती है और छोटी घाटी ऊंची रह जाती है। इसे क्या कहते हैं? हैंगिंग वैली कहते हैं। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोशमोटोने का निर्माण होता है। रोशमोटोने का निर्माण कैसे होता है? वातावरण निक्षेपण से, नदी के कटाव से, हिमानी के घर्षण से, रासायनिक अपक्षय से। तो किससे होता है रोशमोटोने का निर्माण? हिमानी के घर्षण से होता है, यानी ग्लेशियर एब्रेशन से। किससे होता है? ग्लेशियर एब्रेशन से। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, रोशमोटोने एक चट्टान होती है जो हिमानी की घिसाई से चिकनी बनती है, ये नोट कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, भ्रंश स्कार्प्स यानी फॉल्ट स्क्रैप्स किसका परिणाम है? विवर्तनिक गतिविधि का, नदी का कटाव का, अपक्षय का, या हिमानिक निक्षेपण का? तो किसका है ये भ्रंश स्कार्प्स? विवर्तनिक गतिविधि। किसका है? विवर्तनिक गतिविधि का है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए, तो इसका आंसर है आपका विवर्तनिक गतिविधि। इसका आंसर क्या है? विवर्तनिक गतिविधि। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या है? विवर्तनिक गतिविधि, टेक्टोनिक एक्टिविटी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। भ्रंश स्कार्प्स जो है फॉल्ट स्क्रैप्स, भ्रंश स्कार्प्स वह ढाल होती है जो भूकंपीय हलचलों या भ्रंश के कारण बनती है, ये नोट कर लेना। भ्रंश स्कार्प्स क्या होते हैं? वह ढाल होती है, एक ढाल होती है जो भूकंपीय हलचल, जब भूकंप आते हैं तो ये क्या होती है? भ्रंश के कारण क्या होती? बन जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंक होल कहाँ पाए जाते हैं? सिंक होल कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में, हिमानी में, काष्ठ क्षेत्र में, नदी घाटी में। तो सिंक होल कहाँ पाए जाते हैं? काष्ठ क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिंक होल कहाँ पाए जाते हैं? काष्ठ क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, सिंक होल एक गोलाकार अवसाद होता है जो लाइमस्टोन के विलयन से काष्ठ प्रदेश में बनता है। सिंक होल एक गोलाकार अवसाद होता है जो लाइमस्टोन के विलयन से काष्ठ प्रदेशों में बनता है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यार्डांग किसकी क्रिया से बनता है? हिमानी से, पवन से, नदी से, समुद्र से। तो यार्डांग जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र। कहाँ पर बनते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में बनते हैं। और किसके द्वारा बनते हैं? जब मरुस्थल में पवन चलती है तो वहाँ बनते हैं। तो पवन के द्वारा ये क्या होती है? क्रिया होती है। यार्डांग जो होती है हवा द्वारा कटे हुए कठोर और कोमल चट्टानों की वैकल्पिक रेखीय संरचना होती शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, वेव कट प्लेटफॉर्म पाया जाता है। वेव कट प्लेटफॉर्म पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? नदी घाटी में पाया जाता है, तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है, काष्ठ क्षेत्र में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तटीय क्षेत्र में वेव कट प्लेटफॉर्म पाए जाते हैं, ये आप नोट कर लेना। अब ये बनते कैसे हैं, होते क्या हैं, ये आप थोड़ा नोट कर लेना। देखिए, चट्टानों के आधार पर लहरों द्वारा लगातार क्या होता है? क्षरण और घर्षण होता है, उसके कारण क्या होते हैं? ये बनते हैं। इसमें लहरें चट्टान से निचले हिस्से को, इसमें क्या होता है जब लहरें जब चलती हैं तो चट्टान को क्या कर देती है? निचले हिस्से को क्या कर देती? कमज़ोर कर देती हैं, जिससे क्या बन जाता है? एक खांचा बन जाता है। और यह खांचा धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता जाता है और ऊपर की चट्टानें क्या हो जाती हैं? अस्थिर होकर क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं, जिससे समुद्र की ओर एक सपाट और चट्टानी सतह यानी एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, यानी प्लेटफॉर्म पीछे रह जाता है। क्या होता है जब ये समुद्र की ओर एक सपाट की चट्टानी जब खिसक जाती है तो एक क्या हो जाता है? एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, पीछे रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वेव कट प्लेटफॉर्म का निर्माण होता है। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए चलिए 15 क्वेश्चन है, पेन प्लेन। पेन प्लेन का अर्थ है, पेन प्लेन का क्या अर्थ है आपको बताना है। खड़ी ढलान है, लगभग समतल सतह है, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। तो प्लेन प्लेन का क्या अर्थ है? पेन प्लेन का लगभग समतल सतह। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। देखिए, किसे कहा जाता है पेन प्लेन? डेविस की
देखिए प्लेन प्लेन की जो संकल्पना थी किसने दी थी, डेविस ने दी थी। डेविस की जब भूमि पूर्ण रूप से लगभग क्षारित या इरोडेड, क्षारित को क्या बोलते हैं, इरोडेड हो जाती है, डेविस ने एक संकल्पना दी थी कि जब भूमि पूर्ण रूप से लगभग इरोडेड यानी क्षरित हो जाती है तो उसे उससे क्या बनते हैं, एक प्लेन प्लेन कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्लेन प्लेन कहा जाता है। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनाच्छादन का अर्थ है, अनाच्छादन का क्या अर्थ है, केवल अपक्षय, केवल अपर्दन, अपक्षय प्लस अपर्दन प्लस द्रव्यमान क्षय, और ऑप्शन डी केवल जमाव। तो अनाच्छादन कब होता है, इसका अर्थ क्या है, देखिए अपक्षय भी होता है, अपर्दन भी होता है, और द्रव्यमान का क्या होता है, क्षय भी होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये आप नोट कर लेना। देखिए पृथ्वी की, इसके बारे में कुछ जान लेंगे, नोट कर लेना। पृथ्वी की सतह के समग्र अपक्षय में, पृथ्वी की सतह के समग्र अपक्षय में अनाच्छादन शामिल है। अपक्षय, अपर्दन और गुरुत्वजन जन्य संचलन, द्रव्यमान विनाश भी होता है। इसके बारे में ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूकंप तरंगों का प्रभाव सबसे पहले किसको महसूस होता है, भूकंप तरंगों का प्रभाव सबसे पहले किसको महसूस होता है, एस तरंगों, एल तरंगों, पी तरंगों, सतही तरंगों को। तो किसको होता है, सबसे पहले पी तरंगों को होता है। देखिए पी तरंगे जो होती हैं ये क्या है, उसको बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा नोट कर लेंगे। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे बोला जाता है, सबसे तेज होती हैं। ये क्या होती हैं, सबसे तेज होती हैं, और सबसे पहले सिस्मोग्राफ में यही दर्ज की जाती हैं। सिस्मोग्राफ में जो प्राथमिक तरंगे हैं ये दर्ज की जाती हैं, और जो सिस्मोग्राफ है ये भूकंप की तीव्रता नापता है। क्या नापता है, भूकंप की तीव्रता। एक यंत्र होता है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो ये आप नोट कर लेना। देखिए पी तरंगे जो हैं ये, और एक पॉइंट नोट कर लेना, पी तरंगे तीनों यानी द्रव्य में, ठोस में और गैस, तीनों में ये क्या हो जाती हैं, मतलब पास हो जाती हैं। तीनों पदार्थों से क्या हो जाती है, द्रव्य से, ठोस से और गैस से, तीनों पदार्थों से क्या हो जाती है, पास हो जाती हैं। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सबो झील बनी है, किससे बनती है ऑक्सबो झील, यानी ऑक्सबो क्या बोलते हैं, गोखुर झील किससे बनी है, घुमावदार नदी से, ग्लेशियर से, हवा से, ज्वालामुखी से। तो गोखुर झील किससे बनती है, नदी से बनती है, घुमावदार नदी। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, ये आप नोट कर लेना। देखिए जब घुमावदार मोड़ कटकर नदी से अलग हो जाता है, जब घुमावदार मोड़ कटकर नदी से अलग हो जाता है तो घोड़े की नाल झील बनती है, इसे ऑक्सबो झील कहते हैं। ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहरोविसिक या मोहरोविक असंतति, मोहो डिस्कंटिन्यूटी पृथ्वी की किन परतों के बीच पाई जाती है, मोहो डिसकंटिन्यूटी पृथ्वी किन परतों के बीच पाई जाती है, क्रस्ट और मेंटल, मेंटल और कोर, आंतरिक और बाहरी कोर, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच पाई जाती है, क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाती है। आप नोट कर लेना, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। देखिए मोहो असंततता पृथ्वी के बाहरी भाग क्रस्ट और आंतरिक भाग मेंटल के बीच पाई जाती है। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सफोलिएशन किस प्रक्रिया का परिणाम है, एक्सफोलिएशन किस प्रक्रिया का परिणाम है, रासायनिक अपक्षय का, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय। तो एक्सफोलिएशन किस प्रक्रिया का परिणाम है, यांत्रिक अपक्षय का है, यानी मैकेनिकल वेदरिंग का। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। एक्सफोलिएशन एक यांत्रिक अपक्षय है जिसमें तापमान के उतार चढ़ाव से चट्टानों की बाहरी परतें परत दर परत क्या हो जाती हैं, छिल जाती हैं। तो ये आप नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हमारे 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज नेट के ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसका एक और पार्ट अभी आएगा,
तभी तक आप चैनल में अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको इस क्वेश्चन में, इन सभी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, यूपी का कोई एग्ज़ाम है, एमपी का कोई एग्ज़ाम है, बिहार का कोई एग्ज़ाम है, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इनमें से, तो आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में इन सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।